हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक नया लेसन शुरू किया है जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पिछले क्लास में हमने डी और एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने डी ब्लॉक को शुरू किया था, क्योंकि हम लोग डी और एफ ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम जो है कि डी ब्लॉक को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक को कवर करेंगे। बात समझ में आ गई ना? पिछले क्लास में हमने इसकी डिफिनीशन, ठीक ना, और इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब जो है कि पिछले क्लास में हमने कवर कर दिया है। बात समझ में आ गई? एक बार थोड़ा सा पिछला क्लास का हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम उससे आगे आज बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसकी परिभाषा क्या थी? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में, पिछले क्लास में हमने ये बता दिया था आपको, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करना है, थोड़ा सा सुधार करना है। क्या सुधार करना है? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। वैसे अगर आप जो हमने पहले डिफिनीशन बताई थी, यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ये बोल देंगे, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई ना? लेकिन ये बोल देंगे थोड़ा सा और बेहतर रहेगा कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना है, सुधार करना है। वैसे तो डिफिनीशन दोनों सही है, डिफिनीशन में कोई भी गलती नहीं है, डिफिनीशन दोनों सही है, बशर्ते थोड़ा सा n-1 डी बोल देंगे, थोड़ा सा और बेटर लगेगा, थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, इसके बाद पिछले क्लास में हमने आपको बताया था जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है, n-1 डी वाला जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है, खाली होता है। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व बोलते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें हमने 4 एग्जांपल बताया था। वो तत्व जैसे आपका जिंक हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है, एक आपका सीएन था, ठीक है ना। ये जो 4 एलिमेंट ऐसे थे जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के ये जो एलिमेंट होते हैं इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो रिक्त नहीं होता है, पूरा फुली फिल्ड होता है। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए, इसके बाद आगे आज हम लोग चलते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग 4 आवर्तों में डिवाइड करते हैं। एक होता है 3D, एक होता है 4D, एक होता है 5D, एक होता है 6D। बात समझ में आ गई ना? तो चारों श्रेणियों को हम लोग अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग 3D का देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके बाद 4D का देखेंगे, इसके बाद 5D का देखेंगे, इसके बाद 6D का देखेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम लोग किसका करेंगे, 3D श्रेणी का देखेंगे। और हम लोग क्यों 3D श्रेणी इसको बोलते हैं, या फिर इसको प्रथम संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है। बात समझ में? इसको यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये भी अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। और इसके यानी उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे आप 3D एलिमेंट यानी 3D तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आ गई ना? क्या हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D श्रेणी का देखेंगे। बात समझ में आ गई ना? 3D का देखेंगे, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है उसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा छोटी सी 3D, ठीक है। ये आपका 3D श्रेणी के तत्व, 3D श्रेणी के तत्व, ठीक। तो 3D श्रेणी के तत्व क्या होते हैं, ठीक ना, कितने एलिमेंट इसमें आते हैं ये पहले हम आपको बता दें। देखिए, जो 3D होता है इसमें एलिमेंट आता है स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये जो है कि एलिमेंट आपका, ठीक है ना, ये आपका 3D श्रेणी के एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? ये आपका स्कैंडियम है, इसके बाद टाइटेनियम है, इसके बाद वैनेडियम है, इसके बाद क्रोमियम है, इसके बाद मैग्नीज है, इसके बाद आयरन है, इसके बाद कोबाल्ट है, इसके बाद निकिल है, इसके बाद कॉपर है, इसके बाद यहाँ पे क्या भी है? जिंक है। बात समझ में आ गई ना? ये एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है, हमने यहाँ पे ऊपर यानी कि अप टू डाउन बनाया है, लेकिन ये कैसे रहता है? लेफ्ट टू राइट रहता है। यानी कि आवर्त सारणी में जो 3D है, एक मिनट अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पक्का आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको पहले इस तरीके से लिख दें आपको, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ये देखिए 3D यहाँ पे रहेगा, 3D, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा स्कैंडियम, इसके बाद टाइटेनियम, इसके बाद वैनेडियम, इसके बाद फिर क्रोमियम, इसके बाद फिर मैग्नीज, इसके बाद फिर आयरन, इसके बाद फिर कोबाल्ट, इसके बाद फिर निकिल, इसके बाद फिर कॉपर, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? जिंक। यानी क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये आपका 10 एलिमेंट होगा। एक यानी 21 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है, इसका होता है 22, इसका होता है 23, इसका होता है 24, इसका होता है 25, इसका होता है 26, इसका होता है 27, इसका 28 होता है, इसका होता है 29, इसका कितना होता है? 30 होता है। बात समझ में आ गई ना? ये आपका 3D। अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने की ट्रिक आपको नहीं पता है, और हमने पिछले क्लास में भी बताया था, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, या तो फिर आप YouTube पर सर्च करिए डी ब्लॉक एलिमेंट याद करने की ट्रिक बाय मिंटू सर, उसको आप लोग देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से एकदम ट्रिक बताया गया है। उसको अगर आप लर्न कर ले रहे हैं, उसको अगर आप याद कर ले रहे हैं, आपको लाइफ में कभी भी नहीं भूलेगा। कभी भी कोई डी ब्लॉक में एलिमेंट कोई कहीं से भी पूछा जाए, उसको आप तुरंत बता देंगे आप लोगों को। ये आपका इसका प्रतीक क्या होता है, ठीक है ना, इसका परमाणु क्रमांक तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रिक हमने बना दिया है, आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में या तो फिर आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपका हो गया 3D। ये कौन सा है? आपका 3D है। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा 4D। बात समझ में आ गया ना? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 4D, इसके बाद आएगा 5D, इसके बाद आएगा 6D। बात समझ में आ गया ना? इसी चीज को हम ऐसे ऊपर से यानी कि ऊपर से नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना था? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था। हमको क्या करना था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था। तो इसी चीज को हम यहाँ पे अप टू डाउन करके लिख देंगे, ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में हम लोग को कोई भी समस्या ना हो। बात समझ में आ गई ना? तो 3D यहाँ पे ये लेफ्ट टू राइट रहता है, ऐसे लेफ्ट टू राइट चलता है, ऐसे लेफ्ट टू राइट। अगला जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो होगा 4D। बात समझ में आ गई? अभी हम सबको देखेंगे। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 5D, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6D आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट यहाँ पे चलता रहेगा। तो पहले हम 3D वाले को कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम 4D, 5D और 6D की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। आपको हो गया? ओके, चलिए अब हम लोग 3D वाले का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने हेडिंग डाल लिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किसका करेंगे? स्पेस कम होने की वजह से इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे। हम लोग यहाँ पे 3D का देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आ गई ना? तो क्या है? 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, क्या है, उसको हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए 3D श्रेणी में कौन कौन सा एलिमेंट था, अभी यहाँ पे हमने आपको बताया था। क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और यहाँ पे एक है जिंक, ठीक है ना। एक मिनट देख ले, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर से लिखते हैं, ताकि कोई भी समस्या नीचे आपको देखने में ना हो, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा हम ऊपर से लिखते हैं। ये हो जाएगा स्कैंडियम, ये हो जाएगा टाइटेनियम, ये हो जाएगा वैनेडियम, ये हो जाएगा क्रोमियम, ये हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा आयरन, इसके बाद फिर हो जाएगा कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये हो जाएगा आपका जिंक। एक मिनट देख ले, अब सही आ रहा है ना? ठीक है,
ये आपका है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक लिखे तो इसका 21 होता है, इसका होता है 22, इसका होता है 23, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 25, इसका कितना होता है 26 होता है, इसका होता है 27, इसका होता है 28, यहाँ पे होता है इसका 29 और यहाँ पे इसका हो जाता है 30। ये है इसका परमाणु क्रमांक। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। पहले देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D श्रेणी का वो क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो क्या होगा पहले तो हम ये आपको बता दें। देखिए, इसका जो अंतिम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-1 d 1 to 10। कितना होगा, n-d 1 to 10 होगा। और यहाँ पे या फिर यहाँ पे n-1 मतलब यहाँ पे हम लोग 3D का कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे कर दीजिए ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अंतिम कोष का वो कितना हो जाएगा, 3D 1 to 10 और यहाँ पे 4s 1 to 2। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो अंतिम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 3D 1 to 10 और 4s 1 to 2 होगा। मतलब कि 3D वाले में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और जो 4s होगा इसमें आपका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब आप बोलेंगे 4s वाले में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक ना। कुछ जो अपवाद होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और जो अपवाद नहीं होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे है, क्या है अपवाद, ये सब अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं, आप चिंता मत करिए। अभी आप लोगों को देखिए, जो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है इसमें 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद। अब आप बोलेंगे अपवाद क्या चीज होता है, ठीक ना। तो अपवाद जैसे कहने का मतलब कोई भी नियम है, कोई भी नियम जब बनाया जा रहा है तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो उस नियम का पालन नहीं करते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। मतलब अपवाद जैसे क्या है, उस नियम का पालन ही नहीं करता है, वो अपना अलग रवैया रखता है, बात समझ में आ गई ना, वो अपना अलग रास्ता ढूंढ लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपवाद बोलेंगे। मतलब जो ये जो नियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, उस नियम का पालन ही नहीं करेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन बोल देते हैं, यानी कि अपवाद बोल देते हैं। कौन कौन सा अपवाद है, क्या है, 10 अपवाद टोटल है। अभी हम इसको अपवाद को याद करने की ट्रिक भी आपको बता देंगे। अभी अंत में आप लोग वीडियो में बने रहिए और अंत में अभी हम इसको यानी कि याद करने की ट्रिक भी बता देंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। कहीं भी अगर ये आ जाए तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर दें कि आपका क्या है, इसमें एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। तो आप लोग अगर ट्रिक के माध्यम से याद रखे रहेंगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा ये तो भैया अपवाद है। अपवाद है तो उसका नियम क्या होता है अभी हम यहाँ पे आपको बता भी दे रहे हैं। पास में आ गए, तो भैया एकदम शुरू से हम पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। आप लोगों को इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बस आप लोगों को एक काम कर रहे हैं भैया, हमारे लिए ये वीडियो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना। बात में आ गई ना। चलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। देखिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो हमने बता दिया आपको, अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 हो जाएगा और 4s2। टोटल आपका कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 21 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। ये है आपका जो स्कैंडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, इसके बाद टाइटेनियम का करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए कुछ भी नहीं होगा, आपको डी वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन बस केवल बढ़ाते जाना है। ये जो यहाँ पे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रख दिया है, लिख दिया है, इसमें आपका जो डी वाला उपकोष है इसमें आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन बस केवल इंक्रीज करते जाना है, एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाना है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है। आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे मिलता चला जाएगा। लेकिन अपवाद का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपवाद कौन सा है, पहले हम यहाँ पे अपवाद ही आपको चर्चा कर दे, अपवाद पर ही चर्चा कर ले। एक होगा इसमें यानी कि क्रोमियम और एक होगा भैया इसमें कॉपर। ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये इस नियम का पालन ही नहीं करते। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अभी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम सीरियल वाइज इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते चलते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम करते हैं टाइटेनियम का। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। इसके बाद वैनेडियम का करेंगे। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। हम सीरियल वाइज से आपको करते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को, चाहे तो हम इसको 60 भी कर सकते थे,
चाहे तो हम इसको शार्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम शार्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं शार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा अगर हम शार्ट कर देंगे। इसीलिए थोड़ा सा लंबे यानी कि रास्ते से ही चलेंगे, लेकिन हम लोग एकदम अच्छी तरीके से चलेंगे, एकदम शुरू से चलेंगे, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, ताकि आप लोगों को समझने में, पढ़ने में, लिखने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्रोमियम का करेंगे। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और यहाँ पे 4s1। अब ये देखिए आपका अपवाद हो गया, यानी कि डी यानी कि एस वाले में आपको एक इलेक्ट्रॉन रखना है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन इसके बाद बचेगा भैया उसको आप लोग डी वाले में ढकेल देंगे ले आकर के। जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे या फिर चाहे जहां से इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे उसको कहां पे ठेल करके कर देंगे, उसको इस 3D वाले में इलेक्ट्रॉन यानी कि 3D वाले कोष में आप क्या कर देंगे, ठेल करके कर देंगे। चाहे जितना भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, अपवाद की पहचान ही यही है कि यहाँ पे जो 4s होगा, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको गोला कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या ना हो। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। अब 4s1 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 19 और 5 24, यानी डी वाले में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 से आपका डायरेक्ट क्या हो गया 5 हो गया है, 3 से आपका डायरेक्ट कितना हो गया 5 हो गया। यही आपका अपवाद होता है, यानी यहाँ पे एस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3D वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं यमन का। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इसके बाद हो जाएगा 3s2 3p6 3d यहाँ पे। इसके बाद फिर अब इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जो 4s है, क्योंकि ये अपवाद तो है नहीं। जब अपवाद नहीं है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम लोग डी वाले में बढ़ाएंगे। कितना हो जाएगा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, और यहाँ पे 25 का था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 26 का करते हैं। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4s2 हो जाएगा। जोड़ते चलिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4s2। इसके बाद इसमें आपका हो जाएगा निकिल का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4s2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब आ जाइए कॉपर पर। ये भी आपका अपवाद है, इस पे भी हमने चिन्ह लगा दिया है। तो अपवाद रहने का मतलब क्या है, जो यस उपकोष होगा अंतिम वाला, उसमें आपको कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। यही एक्सेप्शन है, यही क्या है अपवाद है। ठीक है, चलिए इसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, और यहाँ पे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम लोग किसमें भरेंगे, डी वाले में भरेंगे। तो डी वाले में भरेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 19 और 10 29, तो यानी यहाँ पे डी वाला जो होगा भैया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये आपका अपवाद है, इस पे भी हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया है। क्लियर ना। चलिए इसके बाद हम इसका करते हैं। इसका 30 का करेंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल यहाँ पे जो 4s है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p6, इसके बाद हो जाएगा 3s2, इसके बाद हो जाएगा 3p6, इसके बाद हो जाएगा 3d 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3d 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका 3d जो एलिमेंट है, जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये आपका कितना होता है, कैसे होता है, ये सब हमने बता दिया। इसमें 2 अपवाद है, केवल अपवाद आप लोगों को ध्यान रखना है। अपवाद इसमें कौन कौन सा है, एक है आपका क्रोमियम और एक है आपका कॉपर। बात समझ में आ गई ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर कहीं पे भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम 4D के बाद यानी 4D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके बताएं। इसके बाद 5D और 6D का सभी आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। 3D 4D 5D और 6D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अपवाद को हम लोग भैया एकदम बारीकी से देखेंगे। अपवाद आप लोगों को बहुत जरूरी है याद रखना, अन्यथा आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन अपवाद पे ही पूछा जाता है। ठीक है ना, इसीलिए अपवाद को हम यहाँ पे चिन्हित कर दे रहे हैं। ये आपका अपवाद ये है, ये आपका अपवाद ये है। आपका 3D में 2 अपवाद मिलेंगे, कौन कौन सा, एक होगा क्रोमियम, एक होगा कॉपर। अभी हम अंत में
ये जो अपवाद पूरे डी ब्लॉक में जितने हैं उसको याद करने की हम लोग ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग ये याद रखे रहे कि आप लोगों को अपवाद कौन कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है। और अपवाद अगर आप यानी कि अपवाद की बात किया जाएगा तुरंत आपके खोपड़ी में दिमाग यानी कि खोपड़ी में बात आ जानी चाहिए कि आपका यस वाला जो रहेगा उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन भर देना है, और जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हमको डी वाले में कर देना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसके बाद हम लोग 4D वाला देखते हैं। 4D यानी जो द्वितीय ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, द्वितीय संक्रमण तत्व होते हैं, उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए कई अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। अपवाद के अलावा अभी तक तो आप अपवाद देख रहे थे, एक इसमें महाअपवाद देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो महाअपवाद क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू से देखते चले जाते हैं। ठीक ना, पहले तो हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दें। तो देखिए आपका नीचे स्पेस है ना, ठीक है, यहां पे अगर हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आपका 4D 1 to 10 होगा और 5s 1 to 2 होगा। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि 4D क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा 4D 1 to 10 होगा और 5s 1 to 2 होगा। यानी कि 4D वाले में आपको 1 से 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और 5s वाले में आपको 1 से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग सीरियल वाइज से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग को नोट करना हो तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये अगर आप जनरल फार्मूला याद रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप याद यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका है, पहला है पहले तो हम इसमें तत्वों का नाम बता दें। 4D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आएंगे। ये देखिए एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुहोडियम, पैलाडियम, सिल्वर और क्या होता है कैडमियम। क्या होता है एक बार फिर से हम आपको बता दें, एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुहोडियम, पैलाडियम, सिल्वर और कैडमियम। बात समझ में आ गई ना। अब आप बोलेंगे कि सर जी ये आपको इतना भर्राटा कैसे याद है, तो भाई आप लोग भी ट्रिक के माध्यम से याद करिए, एकदम भर्राटा आप लोग भी बोल लेंगे। बात समझ में आ गई ना। वैसे तो हम कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं याद किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को समस्या हो रही है याद करने में तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करिए। और ट्रिक कहां पे मिलेगी, ट्रिक हमारे चैनल पर मिलेगी। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो ये है आपका एट्रियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 39, इसके बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये होता है 48। ये आपका 4D श्रेणी यानी कि श्रेणी है, 4D श्रेणी के तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। पहला आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए 4D जो है इसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और जो 5s है इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, डी वाले में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाना है, डी वाले में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाना है, लेकिन आपको अपवाद को ध्यान रखना है। अपवाद क्या होते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा यस वाले में, जिसके 5s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे 3D में आपने देखा था 4s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको लोग अपवाद बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 5s वाले में आपको 1 इलेक्ट्रॉन अगर देखने को मिलेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अपवाद बोल देंगे, एक्सेप्शन बोल देंगे। लेकिन एक तो भैया इसमें माही अपवाद होगा, एक तो इसमें माही अपवाद होगा। महाअपवाद होगा वो क्या कहता है, भैया यस वाले में हम 0 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यस वाले में हम 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। ठीक है ना, इसीलिए उसको महाअपवाद बोल दिया जाता है। तो क्या है महाअपवाद, अभी हम लोग सीरियल वाइज इसको देखते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए और हम सीरियल वाइज से पहले आपको बता दें कौन कौन सा इसमें अपवाद है। अपवाद पहले देखिए आपको ध्यान देना है, इसमें आपको एक अपवाद देखिए हमने गोला लगा दिया है। ये आपका क्या है NB, जिसको हम लोग नियोबियम बोलते हैं, ये भी अपवाद है। मॉलिब्डेनम भी अपवाद है, रुथेनियम भी अपवाद है, रुहेनियम भी अपवाद है। पैलाडियम तो भैया ये आपका महाअपवाद है, जो पैलाडियम है मतलब कि पीडी जो है ये महाअपवाद है। इसके बाद सिल्वर आपका अपवाद है। ठीक, ये आपके अपवाद है, अपवाद पर हमने चिन्ह लगा दिया। पहले हम लोग अपवाद का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जर्कोनियम का जब आप करेंगे कुछ नहीं होगा, डी वाले में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ा देना है। लेकिन अब हम बात करें नियोबियम की, जो कि क्या एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद है तो क्या करना है आपको, यस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा उसको हमको किसमें ठेल यानी किसमें ठेल के कर देना है, उसको हमको 4D वाले में ठेल के कर देना है। तो 4D आपका ये है, तो ये आपका है, ये आपका अपवाद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें हम ब्लैक से लिख दे रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये आपका अपवाद हो जाएगा। इसके बाद ये भी देखिए आपका अपवाद है, इसमें आपको कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, यस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। अब क्या करना है, डी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आपको और बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा आपका 5।
इसके बाद आपको ध्यान देना है, इसके बाद आ जाना है आपको किस पे, 44 पे, जिसको हम लोग रूथेनियम बोलते हैं। इसमें भी आपका ये अपवाद है, तो देखिए इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें हम 7 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इसको हम ब्लैक से दिखा दे रहे हैं। इसके बाद आपको आ जाना है, ये भी आपका अपवाद है जो कि इसके बाद वाला है, ये भी इसमें अपवाद है, अपवाद की संख्या इसमें ज्यादा है, ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाले में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं महाअपवाद पर। महाअपवाद पर जब हम लोग आएंगे, ये आपका हो जाएगा 5s0। क्या हो जाएगा, 5s0 आ जाएगा और इसमें डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद फिर से अगला वाला फिर से अपवाद है, तो ये आपका अपवाद हो जाएगा और इसमें आपके डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 10 इलेक्ट्रॉन रखना है। इसके बाद ये आपका नहीं अपवाद है क्योंकि इसमें एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई ना। अभी आप घबराइए मत, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो अपवाद है, अब ये मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझाएंगे। अभी ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझेंगे, लेकिन अंत में हम लोग समझेंगे ताकि आप लोगों का ये वीडियो जो है कि आज समाप्त हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आ गई ना। इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं जो कि क्या है, 5D है। 5D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहले तो हम तत्वों का नाम बता दें। देखिए जो 5D है इसमें आपका क्या है, लैंथनम, हॉफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। क्या क्या आता है, लैंथनम, हॉफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी आता है। ठीक ना। इसका परमाणु क्रमांक हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है लैंथनम का एक होता है 57। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक हो गया है 72। तो 72 कैसे आ गया है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि देखिए 57 के बाद यानी 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं वो यह ब्लॉक के पहले वाले आवर्त में गए, इसीलिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका कितना हो गया है 72, इसका कितना था यहाँ पे 57। ठीक है ना। इसके बाद के जो एलिमेंट हैं यानी कि 57 के बाद 58 के बाद जो एलिमेंट है वो आपके यह ब्लॉक में चले गए हैं, उसको यह ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अपवाद इसमें कौन होगा, एक मिलेगा आपको पीटी, एक मिलेगा आपको एयू, यानी एक प्लेटिनम और एक गोल्ड, इसमें आपको एक्सेप्शन यानी कि अपवाद देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपवाद का हम केवल बता दें, एक हम आप पहले का बता दें ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। देखिए इसका करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5d1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s2 हो जाएगा। ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉफनियम का करेंगे यानी 72 का, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन जो है कि बढ़ जाएगा। क्या है देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 और यहाँ पे हो जाएगा ये 4f14। इसके बाद 5s2, 5p6, 5d10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s2 हो जाएगा। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल डी वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाना है। एक एक इलेक्ट्रॉन डी वाले में हमेशा बढ़ाते चले जाना है। कहां तक बढ़ाना है, जब तक आपको अपवाद ना मिले। अपवाद आपको कहां पे देखने को मिलेगा, अपवाद देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लेटिनम पर, जिसका परमाणु क्रमांक 78 है। ये यहाँ पे हम इसको गोला कर दे रहे हैं, ये यहाँ पे आपको अपवाद देखने को मिलेगा। इसके बाद यस वाले में देखिए 6 वाला यस वाले में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसको हम लोग 9 वाले में बढ़ा देंगे, यानी कि डी वाले में बढ़ा देंगे। उसी तरीके से ये भी आपको अपवाद है, ये भी आपको अपवाद देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको वही काम करना है। इसमें आपको क्या करना है, यस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन करना है और जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसको हम लोग डी वाले में बढ़ा देंगे। समझ में आ गई। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अपवाद आपका ये है आपका प्लेटिनम और एयू यानी कि गोल्ड है। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला जो कि आखिरी श्रेणी है 6D श्रेणी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे आपको बताएं, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग ये आपका आखिरी श्रेणी होगा, आपका 6D श्रेणी होगा। ठीक है ना। ये आपका 6D है। इसमें क्या क्या आता है एलिमेंट, AC है, RF है, DB है, SG है, BH है, HS है, MT है, DS है, RG है और यहाँ पे क्या है CN है, यानी 89 से लेकर के यहाँ पे आपका 112 तक इसका परमाणु क्रमांक होता है। 89 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 104 आ गया है। 89 के बाद अर्थात 90 के बाद यानी कि 90 से 103 तक के जो तत्व है वो आपके कहाँ पे है, या ब्लॉक में चले गए हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका जो परमाणु क्रमांक आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे आपका क्या है 104 से। ठीक ना। तो 90 से 103 तक के जो तत्व है वो आपके यह ब्लॉक में चले गए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अच्छा एक सबसे बड़ी बात आपको ये आप इसमें देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी आपको अपवाद देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसमें आप लोगों को सिंपली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए चले जाना है। क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए
ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d1 और यहाँ पे 7s2। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका 6d1 और 7s2। अब आपको 7s वाले में दो इलेक्ट्रॉन ही आपको करना है, क्योंकि इसमें कोई तो अपवाद है नहीं, तो यस वाले में तो एक इलेक्ट्रॉन आपको कम करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हमेशा आपको एक एक इलेक्ट्रॉन डी वाले में बढ़ाते हुए चले जाना है। ऐसे देखिए, इसमें आपने किया तो डी वाले में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसके बाद यहाँ पे इसमें आप करेंगे तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो कि क्या होगा यहाँ पे 5f होगा, 5f14। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 6d, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्या करेंगे, 6d वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, अगले क्या करेंगे तो 6d वाले में आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7s2। इसके बाद अगले में करेंगे तो 6d आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके बाद फिर 7s2। अगला करेंगे 6d आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7s2 हो जाएगा। अगला करेंगे तो 6d यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7s2। अगला करेंगे 6d 8 हो जाएगा और यहाँ पे 7s2। अगला करेंगे 6d 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7s2। अगला करेंगे तो आपका 6d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7s हो जाएगा। ये है इसका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसके पहले का ऐसे सेम टू सेम रहेगा। इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, अगर इसको आप लिखना चाहे तो लिख भी कर सकते हैं। इसके पहले का सब सेम टू सेम है, क्योंकि इसमें कोई तो अपवाद है नहीं। जब कोई अपवाद नहीं है आपको सिंपल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हुए चलते चले जाना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बीच में आपको एक यानी कि बताए थे कि अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग डी और यानी कि डी ब्लॉक पे जो अपवाद है उसको आप लोग याद कर पाएंगे। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम ट्रिक की बात करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही थोड़ा सा आपको आप लोगों के लिए एक प्रकार से बोल लीजिए मजा देने वाली आपकी ट्रिक हमने बनाया है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद उस ट्रिक की हम बात करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन है, कौन कौन से अपवाद हैं, उसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आप लोग ताकि आप लोगों को याद रहे कि कहीं भी अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं जो डी ब्लॉक में हैं, उसको आप तुरंत बता लीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करें तो आप लोगों को अपवाद याद रहे। इसीलिए हमने डी ब्लॉक के जो भी अपवाद हैं उस पर हमने एक ट्रिक बना दिया है। क्या है ट्रिक, चलिए उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि क्रो साहब कब जीते और नवाब बनकर मोटर कार पर चढ़कर बोले, रुक रह पढ़ फिर पत्रकार के आगे चल। यानी कि जैसे कोई अनपढ़ गवार आपका नेता बन गया है, मतलब चुनाव जीत गया है, बात समझ में आ गई ना। तो वो अनपढ़ है, मतलब कि जैसे पब्लिक के सामने जाना है तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो उसको नहीं पता है। ठीक ना, इसीलिए वो बोल रहा है कि क्रो, मतलब इसीलिए हमने यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया क्रो। क्रो मतलब क्या होता है, खग्गा होता है, इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, क्रो साहब कब जीते और नवाब बनकर मोटर कार पर चढ़कर बोले, रुक रह पढ़ फिर पत्रकार के आगे चल। मतलब कि जैसे जीत करके वो आगे जा रहे हैं तो उनको पत्रकार के सामने जाना है, तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उनको पता ही नहीं है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि रुक रहा पढ़, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमको क्या बोलना है, इसके बाद फिर हम लोग पत्रकार के सामने चलते हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव कोई यानी कि नेता जीतता है उसके बाद तुरंत पत्रकार उसके सामने आ जाते हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इसीलिए जो नेता साहब थे वो घबरा गए थे, उसने ये पहले से ही बोल दिया है, पहले से अपने तैयारी कर लिया है कि रुक रह पढ़, इसके बाद फिर आगे चल। ठीक है ना, तो क्या है हमने यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है, हिंदी का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब सेंटेंस को बनाने के लिए, शब्द को बनाने के लिए हमने यहाँ पे हिंदी में शब्द को लिख करके जोड़ा है, ताकि आपका सेंटेंस जो कि कंप्लीट हो जाए। और किससे क्या है ये आपको ध्यान देना है। देखिए पहला क्या है, क्रो है, यानी कि Cr है। Cr क्या होता है, क्रोमियम होता है। अपवाद क्या हो गया, पहला क्रोमियम, इसका अपवाद हो गया डी ब्लॉक में। इसके बाद दूसरा अपवाद क्या होता है, कब, यानी कि Cu होता है, कॉपर, जो कि आप लोग जानते हैं, ये भी क्या होता है, डी ब्लॉक का एक अपवाद होता है। इसके बाद यहाँ पे जीते, इसके बाद Au आपका जो गोल्ड होता है, जो आपका गोल्ड होता है जिसको हम लोग सोना बोलते हैं, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का अपवाद होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, Au होता है, ये भी क्या है, अपवाद है। इसके बाद नवाब यानी कि Nb, जिसको हम लोग नियोबियम बोलते हैं, Nb क्या है, नियोबियम है, ये भी क्या एक प्रकार का अपवाद है। ठीक है ना, इसके बाद आ जाइए यमओ, जो कि क्या होता है, मॉलिब्डेनम। यमओ क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सेप्शन है, एक प्रकार का अपवाद है। ठीक है, इसके बाद पर चढ़कर बोले रुक, Ru, जिसको हम लोग रूथेनियम बोलते हैं,
जिसको हम लोग रूथेनियम बोलते हैं, RU, ये भी क्या है, एक प्रकार का इंसेप्शन है, एक प्रकार का अपवाद है। इसके बाद रुक रह RS, जिसको हम लोग रूहोडियम बोलते हैं, ये आपका रूथेनियम है, ये आपका क्या है, रूहोडियम है, जो कि क्या है, एक प्रकार का अपवाद होता है, इंसेप्शन होता है। बात समझ में आ गया ना। इसके बाद आपका PD यानी कि क्या है, पढ़, PD, यानी कि PD क्या है, पैलेडियम है, ये आपको याद होगा, ये महाअपवाद था। इसके यस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन था, 0 इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए हमने इस पर गोला कर दिया है। इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि आपका जो पैलेडियम है, इसके यस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। आप बोल लीजिए ये आपका क्या होता है, महाअपवाद होता है। ठीक है। इसके बाद अगला अपवाद की श्रेणी में जो आएगा वो आएगा PT यानी प्लेटिनम आएगा। उसके बाद आपका AG, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये है आपका कितनी बेहतरीन ट्रिक है। इसके माध्यम से अगर आप लोग याद रखेंगे, ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे, तो आप लोग को डी ब्लॉक में जो भी अपवाद है आप लोग को कभी भी नहीं भूलेगा, ये हम पूरी गारंटी देते हैं। समझ में आ गया ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे आपकी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक ना। आपका एटॉमिक रेडियस कब क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, यानी होता क्या है एटॉमिक रेडियस, जिसको हम लोग परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। आयनिक रेडियस क्या होता है, ठीक ना। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब जो है कि हम एकदम डिटेल से आपको स्टडी करवाएंगे। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जुड़िएगा। इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, जो कि एक बेहतरीन ट्रिक यहाँ पे हमने बताया है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अपनी राय जो कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर से जरूर दीजिएगा, ठीक। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।